फर्स्ट क्वेश्चन है, दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूं x और y है, उनके डिफरेंस का क्यूब। ठीक है ना, घन यानी क्यूब किसके इक्वल है? 1728। अब देखिए, जो 1728 होता है वो 12 का क्यूब होता है, यानी दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से? 12। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, जबकि इन दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल 108 है, यानी x और y का गुणनफल कितना है? 108। यानी ये x और y की गुना है, तो हमें कोई दो नंबर ऐसे रखने हैं जिनका डिफरेंस 12 हो और गुना कितनी हो? 108। ठीक है, अगर मैं दो के फैक्टर बनाऊं, ठीक है ना, दो पे करूंगा 54, फिर दो पे काटूंगा 27, फिर यानी 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, अब कोई दो नंबर कैसे रहेंगे? तो मान लीजिए मैं ये 9 ले लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो डिफरेंस कितना है? 3 का। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बजाय क्या करता हूँ, इन दो नंबरों को ले लीजिए, ये कितना है? 6 नंबर। और ये बाकी के जो बीच वाले नंबर हैं, 3 3 9 और 2 18, यानी 18 और 6 दो ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस 12 है। यानी मैंने एक नंबर लिया 18, एक ले लिया 6। ठीक है ना, अब यहां से बड़ा नंबर क्या आ गया? 18। छोटा नंबर क्या आया है? 6। ठीक है, हमें निकालना क्या है? इन दोनों दी गई संख्याओं के घनों का योग निकालना है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे? अगर मैं एक्स की वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो 18 का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 6 का क्यूब। ठीक है, करने को इसको डायरेक्ट हमें 18 का भी क्यूब पता है और 6 का भी, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। आप देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, सब में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 8 को अगर मैं 3 बार करूं, यानी 8 को मैं 3 बार लिखूंगा, ठीक है ना, तो ये यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 4 64 यानी 4, और फिर 8 100 के 32, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे यूनिट डिजिट आया 2। ठीक है, ये प्लस 6 का क्यूब 216, यानी यूनिट डिजिट कितना आया? 6। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो जो भी मेरा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 8। आप देख सकते हो, ऐसा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं पूरा। ठीक है, 6 दिनों के बाद 24 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, अब शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, 30 आदमियों ने 30 आदमी ने मिलके 12 दिनों में काम किया। मैं मान लेता हूं एक आदमी की जो एफिशिएंसी है, एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 1 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने माना हुआ है कि एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। तो गुना में एक करें तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं, ये हमारा क्या आ गया? टोटल टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, ये काम है हमारा टोटल। अब उसने क्या बोला कि 6 दिनों के बाद 24 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, यानी पहले 6 दिनों के बाद, यानी पहले 6 दिन, पहले 6 दिन यानी 30 गुना 6। ठीक है ना, पहले 6 दिन काम कितना, मतलब कि 30 व्यक्तियों ने पहले 6 दिन काम किया, कितना काम कर लिया? 180। ठीक है ना, यूनिट। और टोटल काम कितना था? 360। ठीक है, बच गया काम कितना? बचा हुआ काम कितना है? 360 में से 180 घटा दीजिए, बचा हुआ काम क्या है? 180 यूनिट। इसको लिख सकते हैं हम रिमेनिंग वर्क, जो हमारा काम बचा हुआ है। ठीक है ना, ये काम क्या है? हमारा बचा हुआ है। अब 180 यूनिट जो वर्क बचा हुआ है, इसको कितने व्यक्ति करेंगे? पहले कितने आदमी थे? 30 थे। अब कितने और आ गए? 24 और आ गए। ठीक है ना, तो अब यानी टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 30 और 24 54। हमसे ये टाइम पूछा है, यानी डी पूछा है, तो डी कैसे आएगा? 180/54। ठीक है, 18 से कट जाएगा, 18 दा 180, 18 तिये 14, 10/3 यानी 3 सही 1/3 डेज हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है वो सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 400 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है ना, ये चोर है, सी फॉर चोर और पी फॉर पुलिस। ठीक है ना, जब पुलिस ने चोर को देखा तो बीच का जो दूरी थी, डिस्टेंस थी, वो कितनी थी? 400 मीटर। ठीक है, अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो 400 मीटर की दूरी तो कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, चोर भी भागने लगता है। चोर जिस डायरेक्शन में भागेगा, पुलिस भी उसी डायरेक्शन में भागेगी। ठीक है ना, यदि चोर की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड ऑफ चोर किसके इक्वल है? 32 किलोमीटर पर हावर है, और पुलिसकर्मी की गति कितनी है? स्पीड ऑफ पी कितनी है? 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो चोर आगे निकलने से पहले कितनी दूरी भाग चुका होगा? यानी
चोर आगे निकलने से पहले, नहीं ये थोड़ी सी, इसको आप हटाइए। पूछना क्या चाह रहा है कि चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी भाग चुका होगा, यानी अभी वो यहाँ पे है तो कुछ समय बाद वो पकड़ा जाएगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है, 40 है और चोर की 32। तो पुलिस जब उसको पकड़ेगी तब तक वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी भाग चुका होगा, यानी ये पॉइंट मैं ए मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब चोर को पुलिस पकड़ेगी तो स्पीड क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड है भाई 40 - 32, यानी 8 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना, 8 किलोमीटर पर हावर। और अब हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है? डिस्टेंस हमें 400 करना है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर में है, ठीक है ना। और यहाँ पे रिलेटिव और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड, यानी 8 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। 8 किलोमीटर पर हावर को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ? किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। 8,000 पर हावर, हावर को एज इट इज रहने देता हूँ। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया? 20 से 20 कैंसिल, 1/20, यानी मेरे पास जो टाइम आया है वो 1/20 हावर आ गया, ठीक है। यानी इतनी देर में क्या है? चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। इतनी देर में क्या करेगा? चोर पकड़ा जाएगा। अब मुझसे पूछा है कि अब हमें समय मिल गया, यानी चोर को भागने का समय कितना मिला है? 1/20 हावर, यही तो मिला है। लेकिन हमें तो दूरी निकालनी है। अब हमें मतलब है चोर के टाइम से और चोर की स्पीड से। अब ये खेल है, इसका खेल है, ठीक है। अब चोर भाग रहा था 32 किलोमीटर पर हावर से, और कितने टाइम में वो पकड़ा गया? 1/20 हावर से, यानी जब तक वो पकड़ा नहीं गया था तब तक तो वो दौड़ रहा था। वो डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? स्पीड। स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर हावर। टाइम हावर में है तो हावर को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। 32,000 गुना टाइम, ठीक है ना। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1600 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी है? 1600 मीटर। मतलब क्या है कि चोर पकड़ा जाने से पहले 1600 मीटर भाग चुका था, यानी ए से कितनी डिस्टेंस पे? ये मान लीजिए बी डिस्टेंस थी, तो ए से बी, मतलब बी पॉइंट है, ए से बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 1600 मीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के बीच का घन 1728 है, ठीक है ना। तो ये दो संख्याएं हैं x - y, ठीक है। इनके बीच का जो घन है वो कितना है? 1728। 1728 है, तो इसका मतलब दोनों 1728 किसका क्यूब होता है? ये होता है 12 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कटेगा, यानी x - y किसके इक्वल आ गया? 12 के, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? जबकि इन दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल 108 है, 108 है, यानी एक्स वाई किसके इक्वल दिया हुआ है? 108, ठीक है ना। पूछा क्या गया है? इन दोनों दी गई संख्याओं के घनों के बीच का सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, यानी हमें निकालना है x³ - y³, ठीक है। हमें ये निकालना है। ये फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल होता है? x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। अब x - y क्या है? 12 है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 12 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 गुना में है। एक्स वाई की वैल्यू 12 है तो 12 गुना में है, तो हमारा आंसर जो आएगा 12 का मल्टीपल। और 12 के फैक्टर क्या है? 3 और 4। 4 के लिए मैं चेक करता हूँ, पहले दो डिजिट 4 से भाग होने चाहिए, हो रहे हैं पहले ऑप्शन में, दूसरे में भी हो रहे हैं, तीसरे में भी, चौथे ऑप्शन में नहीं हो रहे। आप देख सकते हो 26 4 से भाग नहीं होता, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद मैं 3 के लिए चेक करता हूँ, पहले का यूनिट डिजिट 9 है, भाग हो रहा है, दूसरे का 18, ये भी भाग हो रहा है, तीसरे का 9 है, यानी ये भी भाग हो रहा है। तो यानी इससे एक ही जो हमारा जो आंसर था वो क्या हुआ? एलिमिनेट हो गया, राइट। अब देखिए बाकी के जो 3 कैसे करेंगे? हमें यहां से चेक करना पड़ेगा। एक्स का क्यूब, यानी हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बिल्कुल इजी है, आप 108 के फैक्टर बनाओगे तो आपको दो नंबर मिलेंगे, 18 और 6। 18 6 108, और दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 12, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18, 18 का क्यूब, ठीक है। और माइनस वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू है 6, 6 का क्यूब। अब देखिए जो बाकी के 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है, आप देख सकते हो सब में जो यूनिट डिजिट है अलग अलग है। इसमें 4 है, इसमें 6 है, और इसमें 0 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से यूनिट डिजिट निकालेंगे। 18 को 3 बार गुना करिए, यानी 8 से 8 बटू 64, 4 यूनिट डिजिट आ जाएगा। फिर उसको एक बार और 8 से गुना करना है, 800 के 32, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2। यहाँ से 6 को
6 से गुना करेंगे 36 यानी 6, और फिर से 6 से करेंगे 36, फिर से 6 आ गए, यानी यूनिट डिजिट 6 है। और दोनों को घटाना, अब 2 6 से छोटा है, ठीक है, घटाने के लिए 2 क्या करेगा, अपने से नेक्स्ट डिजिट से 1 क्या करेगा, कॉमन ले लेगा, ठीक है ना। 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास जो फाइनली यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो नंबर है जिसका पहला डिजिट 6 है, और ऐसा सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, यहीं से मतलब अंदाजा लगाना है कि क्या आंसर है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए, स्कूल नेम दिए हुए हैं, A B C D, 4 स्कूल हैं, जिसके टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं, 900, 400, 1000 और 800, ठीक है। उनकी परसेंटेज दी गई है, उन छात्रों की टोटल का कितने प्रतिशत जिन्होंने बायोलॉजी ली, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, मेल और फीमेल यानी लड़का और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है कि जिन्होंने बायोलॉजी ली है ना, उनका रेशियो दिया गया है। तो हमें निकालना है स्कूल ए और डी, हमें ए और डी को कंपेयर करना है कि बायोलॉजी चुनने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या, यानी ए और डी में मेल जो स्टूडेंट हैं, और ए और डी में फीमेल जो स्टूडेंट है, उनका रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, ए में जो स्टूडेंट है 900, उसका 30% कितना आ गया, 9 9 3 27, यानी 270, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 का 18%, यानी 18 अट्ठे 144, ठीक है। तो अब देखिए 270 जो है 7 और 8 के रेशियो में है, यानी 270 को मैं अगर 15 से भाग करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 18 आ गया। तो यानी बॉयज मेल कितने हैं यहाँ पे, 18 सत्ते 126, और फीमेल कितनी हो जाएगी, यानी 8 यूनिट है, तो 18 अट्ठे 144, ठीक है। फिर यहीं पे आप देखिए टोटल कितने हैं, 144, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। तो 12 पंजे 60, मेल कितने हैं 60, और फीमेल कितनी है 12 सत्ते 84, ठीक है। हमें मेल टू मेल निकालना है, पहले मेल का रेशियो कितना रहेगा, पहले मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। तो मेल को जोड़ लीजिए, 6 8 186, और फीमेल कितनी रहेगी 8 12 और फिर 228, ठीक है। जिससे कटता है काट दीजिए, 2 पे काटूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 93, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा 114, ठीक है। तो 31 पे 3 पे काट दीजिए, 3 पे कटेगा 31 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 3 9 3 अठे 24, 31 रेशियो 38 आ गया, ठीक है ना। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क में एक कंपनी द्वारा 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया था। तंबू का घुमावदार सतह क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए एक कोन की शेप में तंबू लगाया गया है, ये कोन है, ठीक है ना। तो इसकी शेप में एक क्या है, तंबू लगाया गया है। तो मैं पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो आधार कितना दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था 48, ठीक है ना। आधार पूरा क्या है 48, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, मान लीजिए बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिरा, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो ए बी की हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। और बी सी कितना हो जाएगा, 48 का क्या हो जाएगा हाफ, यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो घुमावदार सतह का क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हो, हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, आर हमारे पास है वो कितनी है 24, और एल निकालनी है, एल होती है स्लैंट हाइट। कैसे निकालोगे, आपको बेसिक अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को देखूं, यानी 10 और 24 को, ठीक है, 10 और 24, ठीक है ना। 10 क्या है, परपेंडिकुलर है, और 24 क्या है, बेस, यानी हमें हाइपोटेन्यूज ऑफ चाहिए, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज। आप करिए क्या, आप देखिए दोनों किस पे कट जाएंगे, ये 2 पे कटेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा 5 और 12। मुझे पता है 5 12 से कौन सा ट्रिपलेट बनता है, काफी बेसिक है, 5 12 और 13, ठीक है ना, ये हमारा बेसिक ट्रिपलेट होता है। और जो हमें निकालना है वो कितना है, 5 का 2 गुना यानी 10, 12 का 2 गुना यानी 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 का 2 गुना यानी 26। तो ये हमारी जो एल की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 76, ठीक है ना, ये 26 आ गई। बस अब एरिया फाइंड आउट करना था, वो कितना आएगा पाई एच टी, आर की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 26, ठीक है ना। 24 और 26 और पाई का गुना करेंगे तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी 624, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट आप देखिए कितना आ रहा है, 6 चौका 24, ठीक है।
तो ऑप्शन सिर्फ 4 में ही है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार द्वारा 5 वर्षों में बेची गई स्पोर्ट साइकिलों की संख्या निम्नलिखित बार ग्राफ में दिखाई गई है। ठीक है ना, 2018 से 22 तक अलग अलग साल में साइकिल बेची गई है। ठीक है, पूछा क्या है, वर्ष 2021 में स्पोर्ट साइकिल की बिक्री में पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2021 की जो बिक्री है वो कितनी है, 145, और एक साल पहले यानी 2020 में कितनी थी, 200। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत डिक्रीज हुआ है। तो देखिए 200 में से 45 घटा दीजिए, 55 आ जाएगा। 55 डिक्रीज हुआ कितने पे, 200 पे। ठीक है, इंटू 100। ठीक है ना, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 27.5%। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इसमें क्या है, साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ये एक ब्रैकेट बंद, और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट क्या है, टेंजेंट एक्स दिया हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स वाई कोस एक्स। ठीक है, प्लस टेंजेंट वाई क्या है, साइन वाई बाई कोस वाई। ठीक है, नीचे फिर डिनोमिनेटर में देखिए, फिर से साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन वाई बाई कोस वाई। ठीक है, देखिए जिसको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आते हैं वो ये स्टेप नहीं करेगा, डायरेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स माइनस वाई बाई साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऊपर की ऊपर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे टर्म क्या आएगी, साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स। ऐसे ही नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, कोस एक्स और कोस वाई एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो टर्म क्या आएगी, साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स। ठीक है, तो एलसीएम वाली टर्म तो कट जाएगी आपस में। ऊपर जो टर्म है, ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, साइन एक्स प्लस वाई के, और नीचे जो टर्म है ये किसके इक्वल है, साइन एक्स माइनस वाई के। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल होगी। ठीक है, और ये इसके साथ कट जाएगी। ठीक है, तो सारी वैल्यू कट गई, मेरे पास आंसर क्या आया, 1। ठीक है, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए ये मैं इस पूरी टर्म को ए रख लेता हूँ, ये ए है, और ये क्या है, बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले दोनों को जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा तो 222, 222 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या बचा, 2 गुना 326। ठीक है, इंटू, अब क्या है, ए माइनस बी। ठीक है ना, ए माइनस बी करेंगे तो 326 जो है 326 से कटेगा, और ये माइनस वाली टर्म है ये प्लस में आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब क्या आया, 2 गुना 222। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या था, 326 गुना 222। ठीक है ना, तो ये 222 है, 222 से 222 कैंसिल, 326 से 326, 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। कैसे किया था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने पूरी टर्म को ही ए और बी मान लिया था। ठीक है ना, तो ये दोनों यहाँ पे इस फॉर्मूले से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास ये वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, दो नंबर है। ठीक है, दो वेरिएबल है, एक्स वाई कुछ वैल्यू हो सकती है। ठीक है, का तीसरा अनुपातिक निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन में पहले इसको ए भी रख लेता हूँ, ये ए है और ये पूरी टर्म बी है। ठीक है, दो टर्म थी, मैंने ए और बी उसको रख लिया। तो थर्ड प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बी स्क्वेयर बाई ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो बी का स्क्वायर करूंगा तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब दो बार लिखना, मैंने इसको दो बार लिख लिया। राइट, और डिनोमिनेटर में क्या है, ए, यानी ये तो फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार निम्नलिखित दो छूट योजनाएं प्रदान करता है, दो डिस्काउंट देता है, और वो योजनाएं क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो क्या है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 15%, इनमें से कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है। देखिए, हमें पूछा क्या है, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट निकालना है, या तो इसका डिस्काउंट ज्यादा है या फिर इसका, ठीक है। तो ए कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं निकालता हूँ, ए कंडीशन के अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट दिए हो तो सक्सेसिव जो एक डिस्काउंट है वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना। अब दोनों डिस्काउंट है तो एक्स और वाई की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो माइनस का 10, माइनस का 15, एक्स वाई यानी दोनों माइनस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 और वाई की वैल्यू कितनी है 15/100, ठीक है। तो कितना आया ये माइनस का 25, माइनस का 25 प्लस का 1.5, तो यानी कितना आ जाएगा माइनस का 23.5, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट को, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया, यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 23.5, राइट। अब निकालते हैं दूसरा डिस्काउंट, दूसरी कंडीशन क्या है, बी पे कंडीशन कितनी है, बी जो कंडीशन है ये वाली, उसमें बोला गया है बाय 5 गेट 2 फ्री, 5 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। तो दो हमें मुफ्त मिली, ठीक है, कितनी वस्तुओं पे, 5 खरीदी थी और 2 उसको मुफ्त मिल गई, टोटल वस्तुएं कितनी है 7, यानी 7 के ऊपर कितनी मुफ्त मिली है 2, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हमें पता है 1/7 का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, फ्रैक्शन जो है 1/7, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है 14 सही 2/7 की, ठीक है। लेकिन इसको 2 से अगर मैं गुना कर दूं तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 28 सही 4/7, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है। तो एक डिस्काउंट नीचे है जो कितना है 23.5 और एक ऊपर है 28 सही 4/7, दोनों में से कौन सी छूट ज्यादा है ये पूछा है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया, हमारी जो बी छूट है वो ज्यादा है, ठीक है ना, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना, ए कितने दिनों में करता है 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर काम को छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिए ए जो है वो काम को कर सकता है 20 दिनों में, ठीक है, और बी काम को कर सकता है 15 दिनों में, तो 15 और 20 का एलसीएम क्या रहेगा 60, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क हो गया हमारे पास 60। तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी 60/20 यानी 3, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 60/15 यानी 4 यूनिट, ठीक है। अब बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, जबकि बी ने काम कितना किया 9 दिनों तक, तो एक दिन में 4 काम करता है, 9 दिनों में उसने कर दिया 9 × 4 = 36 यानी 36 यूनिट काम कर दिया, ठीक है, और उसके बाद बी छोड़ के चला गया, तो टोटल काम 60 था, उसमें से 36 घटा दीजिए तो बचा कितना 60 - 36 यानी 24 यूनिट काम बच गया, ठीक है। हमसे पूछा है शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो शेष कार्य कितना बचा 24, और ए करेगा यानी एफिशिएंसी उसकी कितनी है 3, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क यानी जो बचा हुआ है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है ना, 3 × 8 = 24 यानी 8 दिन लगेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें हैं पी और क्यू जिसकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर है, दो ट्रेनें हैं पी और क्यू, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है ना, ये क्यू है, पी की जो लंबाई है 320 मीटर है और क्यू की लंबाई है 540, ठीक है। समान दिशा में क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरियों पर चल रही है, तो पी की स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर और इसकी क्या स्पीड है 144 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना, किलोमीटर पर हावर और किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। ट्रेन को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, देखिए जब वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक्चुअल में अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस करेंगी, तो देखिए शुरू की पहली वाली ट्रेन की लेंथ 320 है, दूसरी की 540, टोटल जो लेंथ बनेगी, लेंथ कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए, तो कितनी बनेगी, दोनों को जोड़ दीजिए 860 मीटर आ जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है 860 मीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा, वो ये पूछ रहा है। तो दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा में से कम घटा दीजिए, 144 में से 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर हाफ। अब देखिए टाइम चार ऑप्शन में सेकंड में दिया हुआ है, तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में इसलिए क्योंकि लेंथ हमें मीटर में ही कवर करनी है, 860 मीटर दिया हुआ है, तो 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, यानी यहाँ से जो स्पीड आई है, रिलेटिव स्पीड आई है वो क्या है
वो है 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड में कवर कर रही है। मतलब रिलेटिव स्पीड क्या है, 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड में, यानी 10 मीटर की दूरी हो रही है वो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो हमें कितनी कवर करनी है, 860, यानी 860 मीटर की दूरी कितने में कन्वर्ट होगी, 86 सेकंड में। ठीक है ना, या फिर ये भी बोल सकते थे 860 डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 10, तो ये हमारे पास टाइम आ गया कितना, 86 सेकंड, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो 86 यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। मैंने मान लिया एक आदमी है, जो एक आदमी है उसकी जो एफिशिएंसी है, एक आदमी की एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है, कि वो पूरे दिन में 1 ही यूनिट काम करेगा। तो 10 आदमी है, 25 दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे जी 250 यूनिट। ठीक है ना, वो 250 यूनिट काम कर लेंगे। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि 12 दिनों के काम के बाद काम खत्म करने के लिए 3 और आदमी लगाए गए, यानी 12 दिन के बाद 3 आदमी लगाए गए। 12 दिनों तक तो उन्होंने ही काम किया। तो 10 आदमियों ने 12 दिनों तक काम किया, तो कितना यूनिट काम कर लिया, 120 यूनिट काम कर लिया। तो ये काम घटा देंगे तो बचा हुआ काम कितना आ गया मेरे पास, बचा हुआ काम आ गया 130 यूनिट। 130 यूनिट काम करना है, उसके लिए हमें 3 आदमी और चाहिए। पहले आदमी कितने थे, 10 थे। पहले आदमी 10 थे, अब 3 आदमी और बुला लिए, यानी अब आदमी कितने हो गए, ये मैन पावर है और ये क्या है, डे। ठीक है ना। तो अब जो वो है, क्या नाम है, मैन पावर है, वो कितनी होगी, 13। हमें हमें डी की वैल्यू पूछी है, मतलब दिनों की वैल्यू पूछी है। तो 13 पे कट जाएगा, 13 × 130, तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, शेष काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो डैश वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखिए, 5 वर्ष का जो ब्याज है, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगता है। वो किसके बराबर है, पी का, पी का यानी पी मतलब का मतलब गुना, ठीक है, पी का 25% है। ठीक है। तो मुझे ये पूछा क्या गया है कि कितने साल का ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मूलधन के बराबर का मतलब 100% हो जाएगा। तो 25 को किससे गुना करूं कि 100 हो जाए, यानी 100%। ठीक है, किससे गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 4 से। तो टाइम को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20, यानी 20 साल में, 20 साल में जो ब्याज है, यानी ये जो ब्याज है वो पी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। 5 वर्ष में ब्याज था प्रिंसिपल का 25%। ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल का 1/4। 10 साल में कितना होगा, आधा हो जाएगा, यानी 50%। 15 साल में 75%। 20 साल में पूरा हो जाएगा 100%। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। अब देखिए, 4 की शक्ति 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। 4 raised to the power 12 को मैं कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचा, एक, और यहाँ से 4 बच गया, यहाँ से 4 का स्क्वायर यानी 16, और यहाँ पे कितना बचा, 64। ठीक है। 64 और 16 80, और 4 84 और 1 85, यानी 4 की शक्ति 12 गुना 85। 85 इसको रहने दीजिए, 85 क्या है, 85 किसका मल्टीपल होता है, 17 का और 5 का। ठीक है ना। मतलब ये जो संख्या है ये वाली, ये 17 से भी भाग होगी और 5 से भी। 5 ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 17 है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेंजेंट ए की वैल्यू 12/5 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, कोसिकेंट की वैल्यू होती है 1/साइन, यानी साइन ए प्लस कोस ए, और कोसिकेंट को मैंने लिख लिया 1/साइन। इसकी जब मैं अंदर गुना करूंगा तो साइन ए से साइन ए कटेगा, यानी इसकी जगह तो आ जाएगा 1, प्लस कोस ए बाई साइन ए की गुना करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कोटेंजेंट ए। ठीक है ना। तो 1 प्लस कोटेंजेंट ए की वैल्यू 12/5 है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 12/5 17, 17/5 मेरा आंसर आ गया, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज की आय 45,000 है, उसका व्यय है 33,000। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 12% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, अभी अगर वृद्धि ना करें तो इनकम कितनी है, 45,000, और जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च है वो कितना है, 33,000। तो सेविंग कितनी आई, 45,000 में से 33,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो अभी तो उसकी सेविंग 12,000 है, लेकिन उसने क्या बोला है कि 45,000 में कितने का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 20%, यानी पांचवा हिस्सा, 45 का पांचवा हिस्सा यानी 9,000। 45,000 में 9,000 इंक्रीज हो गया, कितना हो गया अमाउंट, अब 54,000 हो गए। ठीक है ना। और
व्यय यानी एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज हुआ है? 12% का, 12% का। यानी जो अमाउंट अभी 33,000 थी वो अपने आप का 112% हो गई है, इंक्रीज होगी। ठीक है ना? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 1 जीरो, 112, 336, 6 33 कॉमन रखेंगे। ठीक है, 112 को 3 से गुना करेंगे 336, और 369, यानी 36,960 क्या आ गया अब? जो उसका खर्च था वो बढ़ के 36,960 हो गया। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे सेविंग निकालूं, अब अगर मैं यहाँ पे सेविंग निकालूं तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? देखिए डिफरेंस आ जाएगा, जीरो एज इट इज, यहाँ पे 4 जीरो, ठीक है ना, 7, और फिर क्या है 1, 17,000 04। अब ये क्या आ गया? 17,000 04 मेरे पास क्या आया है? सेविंग। बट शुरू में सेविंग कितनी थी? 12,000 रुपए। तो सेविंग में इंक्रीज कितना हुआ है आप देख सकते हो, 17,040 में से 12,000 घटाएंगे तो 5,040 हमारा क्या आ गया? सेविंग में इंक्रीज। हमसे ये परसेंटेज में पूछा है कितना इंक्रीज हुआ है, तो 5,040 इंक्रीज हुआ है कितने पे? 12,000 पे। ठीक है, गुना 100। अब यहाँ से जो परसेंटेज आ रही है वो निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, यानी आंसर क्या है? 42% सेविंग में इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना? तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, यानी 24 से भाग हो रही है? अब देखिए 24 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या रहेंगे? तो एक तो फैक्टर 3 रहेगा, दूसरा क्या है? 3 अठे 24, यानी दूसरा फैक्टर क्या रहेगा? 8। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2। ठीक है ना? तो यानी मैं 8 ही मान लेता हूँ। अब चारों ऑप्शन पहले मैं 2 से 2 की बजाय सीधा 8 पे चेक करूं तो 8 पे कैसे चेक होंगे? लास्ट के या फिर राइट साइड से फर्स्ट 3 डिजिट क्या है? ये 8 से भाग होने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है ना? तो मैं 8 पे चेक कर रहा हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है 668, जो संख्या है वो 8 से कैसे भाग होती? 64, 2 28, ये 8 से भाग नहीं होती, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में 512, ठीक है, ये 8 का क्यूब है तो 512 तो होती है। ठीक है ना? तो ये संख्या होती है। तीसरे ऑप्शन में देखिए 760, तो 8, 8, 8 नहीं 72, ठीक है ना, और 8 पंजे 40, तो ये तीसरा ऑप्शन भी 8 से भाग होता है। चौथा ऑप्शन देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो ये भी 8 से भाग हो रहा है। ठीक है ना? अब 3 के लिए चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए डिजिट सम निकालो, मैं नो कैंसिल, 5 और 4 9, डिजिट सम कितना आ रहा है? 3, तो ये 3 से भाग हो रही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए 6 और 4 10, 7 17, और 6 23, 23 यानी डिजिट सम कितना आ रहा है? 5। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9, ठीक है, 8 और 8 16 22, ठीक है ना, तो डिजिट सम कितना आया? 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है सेकंड, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लोगों की एक टीम का औसत वजन 59.8 किलोग्राम आंका गया, यानी 20 लोग हैं, 20 लोग हैं जिनका जो औसत एवरेज है, यानी मतलब एवरेज जो है वो 59.8 kg है। ठीक है, अब क्या है? बाद में पता चला कि एक वजन को 77 किलोग्राम की बजाय 68 किलोग्राम के रूप में गलत पढ़ा गया, यानी गिनना था कितना? 77, गिन लिया कितना? 68 kg। ठीक है, कितना कम गिना? कितना कम गिना? 9 kg, यानी ये 9 kg और काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज का मतलब है हर एक व्यक्ति पे सेम वैल्यू। ठीक है, यानी 20 लोगों का एवरेज 59.8 है, तो हर एक बंदे का जो वेट है वो 59.8 रहेगा। लेकिन ये जो 9 kg एक्स्ट्रा और है, ये 20 लोगों में और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 9 kg को अगर मैं 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो हर एक व्यक्ति पर कितना वेट और इंक्रीज होगा? वो कितना हो जाएगा? 0.45 kg। ठीक है, अब ये 0.45 kg जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो एवरेज इंक्रीज होगा। ठीक है ना? 0.45 kg। ठीक है ना? तो आंसर क्या आया? 5 12 0 60, यानी 60.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? ये जो एक्स्ट्रा वेट था वो हमने 20 बच्चों में 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एवरेज 0.45 kg से बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए, बी और सी क्रम से पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्यू आर आर पी आर के मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 है तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पी क्यू है, पी क्यू आर। ठीक है ना? तो ये जो 3 पॉइंट है पी क्यू आर, ठीक है ना, ये 3 पॉइंट क्या क्या नाम है? ए,
ठीक है, बी और सी, ठीक है ना। इन तीनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, ठीक है ना। तो मुझसे पूछा है इसका एरिया क्या रहेगा। देखिए, अगर किसी भी भुजाओं, मतलब कि एक ट्रायंगल है, उनकी तीनों साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बन रही है, तो इसमें होता क्या है, ये जो इसका एरिया है, ठीक है ना, ये जो चारों ट्रायंगल हैं, इन सब का एरिया आपको इक्वल मिलेगा, ठीक है ना। चारों का इक्वल एरिया है, तो हमें पी क्या का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पी क्या यानी एरिया ऑफ पी क्या आर बराबर रहेगा 4 गुना ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। अगर चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर है तो ए बी के 4 गुने के बराबर रहेगा, और पी क्या आर का एरिया हमें दिया हुआ है 32, ठीक है ना। तो एबीसी का कैसे, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो एबीसी का एरिया कितना आ गया, एबीसी का एरिया यहाँ पे आया है, 4 पे काटेंगे 8, यानी एबीसी का एरिया पूछा था, वो आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो केंद्रिक वृत्त दिए गए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं दो, ठीक है ना। तो आप देखिए ये दो सर्कल है, राइट, जिसका सेंटर सेम है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे को स्पर्श करती है। ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। सेंटर को मैंने मान लिया ए, और स्पर्श बिंदु यानी टच कर रही है, उसको मैंने बी मान लिया, और ये जो पॉइंट है ये सी है, ठीक है। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और ए सी को मिला रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए 15 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की दो त्रिज्याएं हैं। 15 सेंटीमीटर किसकी रहेगी, बड़े बड़े सर्कल की, ठीक है। यानी ए सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 15, ठीक है ना। और जो छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 13, यानी ए बी की लेंथ हमें मिल गई 13, राइट। हमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी डी की लेंथ। सी डी की लेंथ किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ सी बी। तो हमें सी बी निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो सी बी किसके इक्वल आएगा, सी बी इक्वल आएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है ना। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो 15 और 13 कितने होते हैं, 28 गुना, फिर दोनों का डिफरेंस 15 - 13 कितने होते हैं, 2। तो सीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 28 इंटू अंडर रूट 28 गुना 2, ठीक है। तो मुझे अब सी डी की वैल्यू निकालनी थी, तो सी डी की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा, 2 गुना अंडर रूट 28 को भी मैं लिख सकता हूँ 14 गुना 2, और 2 पहले से ही था। तो ये 2 दूनी 4, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो ये 2 बाहर आएगा, तो बाहर के 2 से गुना होके कितना हो जाएगा, 4, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 14। यानी सी डी की लेंथ पूछी थी, वो कितनी आ गई, अंडर रूट 14। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 की वस्तुओं की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपए की फ्लैट छूट देता है। देखिए 10,000 का 500 रुपए कितना प्रतिशत बैठता है, 10,000 का बैठता है 5%। यानी अगर आप 10,000 रुपए की कोई चीज खरीदोगे तो उस पर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट जो है वो कितना है, 5% है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। अगर यही 10,000 रुपए की जो वो है खरीदारी, अगर क्रेडिट कार्ड, सीसी क्रेडिट कार्ड से की जाए तो 7% की और एक्स्ट्रा छूट मिलती है, ठीक है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना रुपए भुगतान करना पड़ा, ठीक है। भुगतान करना पड़ा वो बात की बात है, जब वो 10,000 की चीज खरीदेगा तो 5% का भी डिस्काउंट मिलेगा और 7 का भी, क्योंकि पेमेंट उसने क्रेडिट कार्ड से की है। तो इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट, एक डिस्काउंट क्या रहेगा, फॉर्मूला सिंपल सा है, x + y + x y/100। डिस्काउंट को माइनस में रखते हैं, डिस्काउंट मतलब माइनस, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -7, दोनों की गुना करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7×35/100, ठीक है। -12 प्लस का कितना, 0.35, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.65। माइनस में माइनस को हटाएंगे तो मतलब ये क्या है, डिस्काउंट है। माइनस तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डिस्काउंट है, राइट। अब देखिए डिस्काउंट कितना है, 11.65%, यानी 100 रुपए की अगर कोई चीज लेता है तो उस पर ये डिस्काउंट मिलेगा 11 रुपए 65 पैसे। लेकिन एक्चुअल में सामान तो कितने का लिया है, 10,000 का, तो 10,000 रुपए पे डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए पे डिस्काउंट आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे 1165, ठीक है। हमसे पूछा है मतलब कि सामान 10,000 का खरीद लिया, उस पे 1165 का डिस्काउंट मिला है, तो पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, तो 10,000 में से 1165 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8800, और ये
ये कटेगा 100 में से 65 यानी 35, तो 8835 रुपए उसको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट ए बाई टू इज इक्वल टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हम इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए टेंजेंट ए बाई टू, टेंजेंट होता है साइन बाई कोस, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए बाई टू, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोस ए बाई टू, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा यानी टू साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, वन माइनस कोस टू थीटा के, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया वन माइनस कोस टू थीटा, टू डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। इसी तरह कोस में क्या आ जाता है, कोस में वन माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस आ जाता है, वन प्लस कोस टू थीटा बाय टू अंडर रूट, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि एंगल का दुगना हुआ है, ठीक है। एंगल का क्या हो गया, दुगना। तो सेम यहीं पे करेंगे, सेम चीज यहीं पे क्या होगी, एंगल का भी दुगना कर देंगे। तो साइन ए बाई टू किसके इक्वल आ जाएगा, वन माइनस कोस, एंगल ए बाई टू है तो डबल करेंगे तो ए आ जाएगा बाई टू सारे का अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वन प्लस कोस ए बाई टू, ठीक है। ये अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कैंसिल, ठीक है। तो सारी टर्म क्या आ जाएगी अंडर रूट के अंदर, वन माइनस कोस ए बाय वन प्लस कोस ए, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से एक बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। मतलब ये दो सर्कल हैं, ये सर्कल बड़ा एक छोटा, ठीक है ना। ये ए पॉइंट पे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। पी क्या है, केंद्र O1 और O2 के उन दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, मतलब कॉमन टेंजेंट है। तो ये कॉमन टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट पी है और ये क्या हुआ, और सेंटर कितने हैं, ये इसका O2 है और इसका सेंटर O1 है। अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालूं तो बड़े वाले की रेडियस कितनी है 10 और छोटे वाले की कितनी है 5, ठीक है। मुझे पी क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पी क्या फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वेयर, ठीक है। डी क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी आ गई 10 और 5 15, 15 का स्क्वेयर करूंगा 225 माइनस R1 माइनस R2 यानी बड़े सर्कल की रेडियस माइनस छोटे सर्कल की रेडियस, यानी 10 माइनस 5 5, 5 का फिर स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। तो मेरे पास जो लेंथ आई है पी क्या की लेंथ आ गई वो अंडर रूट 200 आ गई, बट हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो आप देखिए 200 को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू टू, तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, 10 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा अंडर रूट 2, तो 10 अंडर रूट 2 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट सही है।